आज का नो योर कंपनी मैनेजमेंट, बोरोसिल रिन्यूएबल्स के चेयरमैन साहब प्रदीप खेरुका सर जुड़ते हुए। प्रदीप सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। प्रदीप सर, कई सारी चीजें पे बातचीत करनी थी। इंडस्ट्री के डायनेमिक्स बदल रहे हैं, आपके Q2 नंबर्स आए थे, पर सबसे रीसेंट अपडेट के साथ शुरुआत करूं जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है टेम्पर्ड, कोटेड और अनकोटेड ग्लास पे, जो चाइना और वियतनाम से शायद यहां पे डंप किए जा रहे थे दिसंबर 4 ऑनवर्ड्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। जी सर, पहले तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगाई गई, इसका क्वांटम क्या है और क्या वाकई इससे फायदा मिलने वाला है? क्योंकि जो क्वांटम है और जो प्राइस डिफरेंशियल जिसमें आप लोग बेचने की कोशिश करते हो, जिस भाव पे डंप हो रहा था, वो डिफरेंशियल दरअसल कितना था? ऐसा है जी कि करीब 28,000 रुपये टन पे चाइना आ गई थी अभी पिछले 6 महीनों में। पहले 38,000 में बेच रहे थे, तो 38,000 में भी डंपिंग चल रही थी, 28,000 में तो असहनीय हो गया था। और अब जो है जाकर के हम ये ड्यूटी जो दिया गया है, ये एक मिनिमम रेफरेंस प्राइस दिया गया है। तो रेफरेंस प्राइस का जो अर्थ है कि इतने रुपए में लैंडेड प्राइस पहुंचना पड़ेगा। जो डिफरेंशियल है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी बोल के सरकार ले लेगी। सो ये एक तरह से फ्लेक्सिबल एंटी डंपिंग ड्यूटी है और इससे ये इंश्योर हो रहा है कि उस प्राइस से ऊपर कस्टमर को नहीं देना पड़े। तो वो एक मिनिमम प्राइस हो गया। फिक्स्ड एंटी डंपिंग में क्या होता है कि आगे जाकर यदि जो सप्लायर है उसके दाम बढ़ जाते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी फिक्स रह जाती है, तो फिर वो इम्पोर्टेड प्राइस अनबेरेबल हो जाता है। अभी जो रखा गया है प्राइस वैसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले जो था सप्लाई प्राइस इंडिया को 2022 तक करीब उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो प्रदीप सर। तो ये लैंडेड प्राइस क्या डिफाइन किया गया है जिसके ऊपर सरकार ड्यूटी लगा देगी? मैं आपको बताता हूँ। एक तो भाई साहब CIF प्राइस है। CIF प्राइस तो है जो डिलीवर्ड प्राइस है एट द पोर्ट इन इंडिया, ठीक है। हाँ। उसके बाद में लैंडिंग चार्जेस लग के बेसिक कस्टम्स ड्यूटी लगती है, उसको भी जोड़ दिया जाता है। अच्छा, मान लीजिए डोमेस्टिक फ्रेट यदि हम सी से मंगा रहे हैं, हम जयपुर तक या दिल्ली तक लाए, वो सी फ्रेट में गिनती में आ जाता है, तो वो भी लैंडेड प्राइस उतना बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो मिनिमम प्राइस से लैंडेड प्राइस के बीच में जो जो फासला है, वो फासला ड्यूटी हो जाता है। सो मतलब बेसिकली आइडिया ये है कि जो कस्टमर है ही शुड बी एबल टू गेट ग्लास एट दैट प्राइस, जो मिनिमम रेफरेंस प्राइस है, इसमें हर हालत में उसको मिल जाना चाहिए। बेसिकली ये है। तो नहीं, मेरा सवाल ये था कि वो मिनिमम रेफरेंस प्राइस जो बन के आ रहा है या लैंडेड प्राइस जो बन रहा है, वो प्राइस और हम लोग बोरोसिल रिन्यूएबल्स को, मैं इंडस्ट्री का, क्योंकि आप लीडर ही इंडस्ट्री के, तो जिस भाव पे आप बना रहे हो उसे बेंचमार्क मान लेता हूं जी, वो समन्वय बैठ रहा है नहीं बैठ रहा? वो बैठ रहा है जी। वो उन्होंने कैलकुलेट किया है। देखिए, कैलकुलेशन हमारे हाथ में तो है नहीं, ये WTO रूल्स होते हैं जिसके अंतर्गत DGTR कैलकुलेट करती है। इन्होंने कैलकुलेट किया $673 पर टन के प्राइस में आना चाहिए। तो अभी वो बात है फंडामेंटली $673 का। इन्होंने कुछ केस में 673 है, कुछ केस में 677 है। जो फॉरेन सप्लायर है, हर सप्लायर ने अपना अपना वो दिया था, उसके मुताबिक उन्होंने किया। अब मान लीजिए वियतनाम से आएगा तो वियतनाम में $545 ही है कुल में। मलेशिया से आएगा तो मलेशिया में कुछ भी नहीं है। मलेशिया में 9.71% वो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, मगर और कुछ नहीं है। तो समन्वय बैठ रहा है। तो इस समय इंडस्ट्री के डायनेमिक्स प्रदीप सर थे कैसे? कुल इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री की जो साइज था, उसमें हम डोमेस्टिक प्लेयर्स के पास कितना बाजार था और ये डम्प्ड माल कितना बाजार छीन रहा था? जी, ऐसा है कि अभी जो इस साल 2024 के 1 अप्रैल से एक ALMM आया। ALMM था कि जो भी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है जो इंडिया में सप्लाई करेगा टू सर्टेन प्रोजेक्ट्स, उसका सर्टिफिकेशन ALMM का चाहिए। तो हमारे हिंदुस्तानी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर प्राय सब इसमें ALMM में सर्टिफाई हो चुके थे। विदेशी कोई भी मैन्युफैक्चरर आज तक सर्टिफाई हुआ नहीं। इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो बड़े टेंडर्स हैं, इसमें इंडियन मॉड्यूल्स ही जा रहे हैं। इंडियन मॉड्यूल्स ज़्यादा जाने से क्या हुआ है, इंडियन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी आई है, बहुत रैपिड एक्सपेंशन आया है।
मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया ये स्टेप था सरकार का, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए और अपने यहाँ पे पावरफुल इंडस्ट्री बनाने के लिए ये सही स्टेप था, इन्होंने किया। अब क्या है कि जैसे हम एंसिलरी बनाते हैं जो कि मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में लगता है, तो एंसिलरी अभी तक 1 अक्टूबर तक इसमें किसी प्रकार का ड्यूटी था ही नहीं। तो जो ये ड्यूटी आया है, टू सम एक्सटेंट ये लॉन्ग स्टैंडिंग था, इसका डिमांड और इसका रिक्वायरमेंट आया है तो सही रूप से आया है। अच्छा, मॉड्यूल में 40% का ड्यूटी लगा है, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, और सेल्स में 25% का लगा है। ग्लास का यदि कैलकुलेट किया जाए तो 20% के आसपास मेरे ख्याल से होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो जितना आया है सही मात्रा से आया है, और ये मात्रा जो आया है इसमें हमारा काम चल जाएगा, और जो इंडस्ट्री का ग्रोथ स्थगित हो गया था वो अब मेरे ख्याल से दोबारा चालू हो जाना चाहिए। सरकार स्पेशल थ्रस्ट वैसे ही दे रही थी और अब प्रोटेक्ट भी कर रही है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, बढ़िया स्टेप्स हैं। अच्छा, प्रोटेक्ट शब्द पे जरा सा मैं कुछ हाँ टिप्पणी करना चाहता हूँ। इसमें बात सर, ये है कि देखिए हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो चाइना से कम है, ज़्यादा नहीं है। हाँ, जैसे कि हम फ्यूल जो यूज़ करते हैं, हम 1200 किलो कैलोरी यूज़ करते हैं 1 किलो ग्लास बनाने के लिए। चाइना की जो फैक्ट्रियां यहाँ दी गई हैं उसमें 1680 1700 किलो कैलोरीज का कंजम्पशन है 1 किलो ग्लास बनाने के लिए। उनका फ्यूल एफिशिएंसी हमसे कहीं खराब है। दूसरी चीज़, जैसे प्रोडक्शन लाइन है, हम अपने प्रोडक्शन लाइन में 280 टन तक खींचते हैं। चाइना वाले लाइन में 150 से 200 टन तक इन लोग देते हैं, जो इन्होंने यहाँ दिया है उस पर। सो देयरफॉर वो किसी भी हिसाब से हमसे कॉम्पिटिटिव ज़्यादा नहीं है, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर नहीं है। लेकिन अब जो इनपुट प्राइस है जो हम पे करते हैं, हम तो इंटरनेशनल प्राइस पे करते हैं, और बाकी के सारा जो हमारा इकोसिस्टम है इंडिया का, इंडस्ट्रियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो है सो है। इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है, अचानक ओवरनाइट कुछ नहीं हो सकता है। पर जैसे पावर के कॉस्ट हैं वगैरह वगैरह, ये जो हमारे हैं सो हमारे हैं। अब इसके लिए सरकार का मैं तो यही कहूँगा कि बहुत जोरदार रूप से सरकार ने डिसाइड किया है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री हमारा मजबूत होना चाहिए, और वही हो रहा है इस वक्त। और जो एंसिलरी हैं जैसे ग्लास है, इसको ये टाइमली सपोर्ट मिला है और इसे सुधरना चाहिए। 2017 तक कोई ड्यूटी नहीं थी ऑन इम्पोर्ट ऑफ एनी ग्लास, तो हम लोग लैंग्विश कर रहे थे। हम 1 गीगावाट की कैपेसिटी चालू किए थे 2010 में, 2018 तक वो 1 गीगावाट में ही बैठे थे। 2019 में हम 1 की जगह करीब 2.8 पे आए, और उसके बाद में हम 6 पे आ गए। इस बीच में 5 और मैन्युफैक्चरर आ गए 2017-2022 के बीच में, और आज हिंदुस्तान में 1 गीगावाट से 17 गीगावाट की कैपेसिटी हो गई है। मगर हमें चाहिए इसे कई गुना ज़्यादा। वो काम सारा स्थगित हो गया था क्योंकि किसी प्रकार का इंपोर्ट प्रोटेक्शन नहीं था, और लोग हो रहा है धीरे लूज धीरे। कर रहे थे पैसे। मैं पढ़ रहा था 6 सालों में 7.5 टाइम्स बोरोसिल रिन्यूएबल्स की कैपेसिटी बढ़ी है, बाय द वे। 5 अच्छा, साल के अंदर कुल में। यस, रिन्यूएबल्स पे थ्रस्ट, तमाम सपोर्टिव स्कीम्स, एलोकेशंस वगैरह का अनाउंसमेंट, ये वॉक द टॉक हो रहा है कि कथनी और करनी सरकार की तरफ से बढ़िया डोल आउट्स हो रहे हैं क्या? बोरोसिल रिन्यूएबल्स की आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक कहां खड़ी है? एग्जीक्यूशन टाइम कितना है और किस तरह की डील पाइपलाइन आप लोग को नजर आ रही है, प्रदीप सर? आज अगर हम डबल बना लें तो आज ही बिक जाए मेरा। तो ऑर्डर की कोई कमी नहीं है। हाँ, और आज ये मैं एक बार कह चुका, दोबारा कहूँगा, सरकार ने जो मेहनत की है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्रिएट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, इसके लिए मैं जो भी कहूँ वो कम रहेगा। तो और ऐसा होना चाहिए। हमारे देश में सब कुछ है, सारे तो रॉ मटेरियल हैं, सारे स्किल्ड लेबर है, सारा टेक्नोलॉजी है, कुछ भी नहीं है जो हमें इंपोर्ट करना है। क्यों हम इस चीज़ को विदेश से लेके आएँ? और हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया ये सब करने से, और टेक्नोलॉजी भी हो रहा है, जो लोग यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहे हैं उनको जॉब मिल रहा है। तो हर तरीके से ये बहुत बहुत बेहतरीन काम किया सरकार ने। अच्छा प्रदीप सर, एक चीज, ये बोरोसिल रिन्यूएबल्स ने अपने नतीजे डाले थे तो स्टैंडअलोन में ऑपरेशनली परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था जी। कंसोलिडेटेड में मामला जस का तस मार्जिन के फ्रंट पे। ये स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड में डिफरेंशियल क्या है? जर्मनी का धंधा? इसका डिफरेंशियल ये है साहब, स्टैंड अलोन तो हमारे इंडियन ऑपरेशन का है जहां हम 1000 टन बनाते हैं।
हाँ, और जो कंसोलिडेटेड है इसमें हमारा जर्मन ऑपरेशन भी आ जाता है, हाँ। जहाँ हम 350 टन बना रहे हैं। तो, काश तो जर्मनी का सरकार हिंदुस्तान हाँ, की सरकार की तरह होती, मामला बहुत अच्छा होता। तो हमारी मतलब जी आपने रियलाइज किया है कि हिंदुस्तान में एक्स्ट्रा कैपेसिटी कर ले तो ज्यादा अच्छा होता जर्मनी से। मतलब हमारे हमारी जो सरकार है बहुत क्विक हाँ, रिएक्शन कर रही है, बहुत हाँ, बात को समझती है, बहुत जल्दी जल्दी करती है। तो उससे क्या हुआ कि वहां पे जो सपोर्ट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हमारी जो कंपनी है वहां पे जो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारी, टॉप क्लास की है, बहुत बढ़िया हाई क्वालिटी का है, 2008 से प्रोडक्शन में है, यानी कि वेल एस्टेब्लिश्ड है, गुड क्वालिटी, गुड प्राइस, गुड टीम, गुड एवरीथिंग। मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर एक के बाद एक क्लोज डाउन हो रहे हैं। हमारे तो जो कस्टमर है वही निकल रहे हैं हाथ से, कस्टमर ही नहीं है, कोई बचा ही नहीं। अब ये के जो इनके बिजनेस का यहाँ क्या पे होगा? क्या सोचा है आपने फिर जब स्टैंडअलोन गजब कर रहा है, जर्मनी का बिजनेस एक ओवरहैंग टाइप फील हो रहा है, तो आपने क्या सोचा उस धंधे का? यू विल कंटिन्यू विद दैट? जैसे हम तो इंडस्ट्रियलिस्ट आदमी हैं, हम हाँ, तो इतनी जल्दी से कुछ भी हम वो हायर फायर या मैंने परचेज एंड सेल उस चीज में हम नहीं रहते हैं। और हाँ, खासतौर से कंपनी इतनी अच्छी है कि हाँ, मैं आपको मैंने काफी कुछ उससे लगाव भी हो गया है। तो अभी हाँ, उस पर सोच रहे हैं क्या किया जाए, उनके गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं ढूंढ रहे हैं। देखिए अब जो नई हाँ, सरकार आएगी, वो हाँ, सरकार में जो पुरानी सरकार ने गलतियां की हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, आज वहां वोक्सवैगन भी बंद हो गया है। हाँ, तो बड़ी बात है अजय, जो वोक्सवैगन तो मैंने प्राइड ऑफ जर्मनी है, उसको इन्होंने बंद करने दिया, ये सही नहीं था। जो भी हाँ। है, अब मैं उम्मीद करता हूँ वहां नई सरकार आएगी, नए ऊर्जे के साथ कुछ नया नया पॉलिसी बनेगा तो हमारा सुधर जाएगा। मगर जब तक नहीं है तब तक हमें संभाल के रखना पड़ेगा, देख रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा है। इंडियन बिजनेसमैन की ये तो खासियत है, जी हम थोड़े से सेंटिमेंट भी अटैच कर देते हैं। देश के बाहर भी देखिए प्रदीप सर के क्या बढ़िया व्यूज हैं जर्मन बिजनेस को लेकर। अच्छा प्रदीप सर, जाते जाते ये सीक्वेंशियली फाइनेंस कॉस्ट रिड्यूस हुई, मैं मान के चल रहा हूँ, इसका मतलब है बैलेंस शीट पे स्ट्रेस स्ट्रेन थोड़ा कम हुआ होगा। तगड़ा केपेक्स ऑलरेडी अंडरवे था जब आपने 6 सालों में 7.5 गुना कैपेसिटी बढ़ा दी, जी तो मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन तो आपने कर लिए, फिर ये राइट्स इशुएंस क्यों लाने की तैयारी हो रही है? और लास्ट अपडेट था मेरे पास कि एक्सचेंजेस की, सेबी की, सबकी मंजूरी आ गई है। तो किस टाइमलाइन पे आप लोग काम कर रहे हो, कब तक ये राइट्स इशू लाने की तैयारी होगी? देखिए, राइट्स इशू का जो खास था पर्पस वो दो था। एक तो हमारी जो भी डेट ओवरहैंग है, डेट को हम कुछ घटाना चाह रहे थे, प्लस हम जो ग्रोथ करेंगे, एक्सपेंशन होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इन चीज़ों के लिए था। तो डेट और कैपिटल माने कैपेक्स, ये मेन यही आइडिया था। हम लोगों को डेट बहुत पसंद नहीं है, तो हमें कोई ये शर्म नहीं आती कि अगर हम और शेयर होल्डर को ले आते हैं, उसमें मुझे अच्छा लगता है। और अभी तक हमने बहुत अच्छे से शेयर होल्डर्स का संभाल रखा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ईश्वर हाथ को इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे कि हम इसी तरह से आगे काम करते रहेंगे। और तो सब ऊपर वाले के हाथ में है जी। 400 करोड़ रुपए, 450 करोड़ रुपए राइट्स इशुएंस के थ्रू लार्जली बुक्स पे जो डेट है उसे खत्म करने के लिए। प्रदीप सर, मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट